आप सभी छोटे भाई बहन हैं, फर्स्ट ईयर में अभी नए नए महाविद्यालय में आए हैं। एक बहुत बड़ी अलग दुनिया स्कूल से और कॉलेज आने में दिखती है। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। दुख ये भी होता है कि हम उस एक्सपोजर को ले नहीं पाते हैं, हम बहुत संकुचित हो जाते हैं। और संकुचित मानसिकताओं का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे समाज में ये कहा जाता है कि ये साइंस का विद्यार्थी है, ये आर्ट्स का विद्यार्थी है। और उसी बहुत ही ज्यादा संकीर्ण सोच का मानसिकता का विषय है कि आर्ट्स का भी विद्यार्थी है तो किस विषय का विद्यार्थी है। कि विषयों में अपने आप को तोले जाना, जब आप समझते हो कि मुझे तोला जा रहा है एक तराजू पे, कि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो कि तुम संस्कृत पढ़ रहे हो, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो कि तुम हिंदी पढ़ रहे हो, जब जब आपको इस तराजू पे कहीं तोला जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप में कमी नहीं है, उस संकुचित समाज में कमी है। आप उस संकीर्ण विचारधारा के समाज में हैं, इसलिए आपको तोला जा रहा है। और हमारी दिक्कत यह है कि हम उस मानसिकता के तौर पर खुद को ढाल लेते हैं, जबकि खुद की मानसिकता पर समाज को ढालना है। हमें खुद को साबित करके बताना है कि जो समाज सोच रहा है कि ये ऐसे विषय लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आप सभी बीए के स्टूडेंट्स हैं, तो बीए के स्टूडेंट्स आपने कभी ना कभी तो फेस किया होगा कि जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं कभी तो तोला जरूर जाता है, तुलना जरूर की जाती है। ये तुलना वहीं तक की जाएगी जहां तक आप संकीर्ण समाज में रहेंगे, जहां का शैक्षणिक स्तर निचला होगा। और हमें वो इतने विद्वान जन्म से मुफ्त में मिलती है वो शिक्षा, और शिक्षक बोलता है कि तुम क्लास में आओ। बहुत बड़ी बात है ये, हमें थोड़ी वक्त बाद पता चलती है इतनी बड़ी बात है कि शिक्षक बोल रहे, शिक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ना अगर आप ना भी आए, आप आए ना आए कोई फर्क नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। मैं खुद एक उदाहरण हूं कि शिक्षक का मेरे जीवन में कितना बड़ा अंतर है। मैं कुछ ना होता, ये JRF नेट कुछ ना होता मैं, अगर मैं शिक्षक के प्रति सम्मान, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर न रहता। तो शिक्षक के प्रति कृतज्ञता का भाव, आपकी शिक्षा के प्रति कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव जरूर होना चाहिए। अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेबस में लगा है उस प्रत्येक कवि को कम से कम आपने धारण किया होना चाहिए। जो भी सिलेबस में है कम से कम वो तो जरूर। दिनकर को क्या मैं उनके बारे में दो पंक्तियां सुनिए और कहाँ पहुंच जाएंगे हम। देखिए महाभारत का उन्होंने दृश्य चित्रण किया था कि गद्वर कह रहे सुदर भूदर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल, दोनों धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषकृष्ट हो रही व्यर्थ। चल रहा महाभारत का रण, चल रहा धरित्री का सुहाग, भट कुरुक्षेत्र में खेल रही नरके भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर, मिश्र हो एक संग। गत्वर गह रही सुदर भूदर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। देखिए कि कितनी ताकत है केवल 4 पंक्तियों में, ये आपको कहां से कहां ले जा सकती है। देखिए सामान्य है, उर्वशी की 2 पंक्तियां देखिए कि मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन जलाता हूं। देखिए ये ताकत है साहित्य की, आपको झंझोड़ के रख देगी। ये तो कुछ 2 पंक्तियां हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे सब समुद्र में डूब जाएंगे तो आपको पता लगेगा क्या है साहित्य, क्या है हिंदी। ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी लैंग्वेज के में एक्सपर्ट हो जाना, ये बहुत बड़ी बात, यहाँ नहीं बताया जाता लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और हम उसी चीज को नेगलेक्ट मानते हैं बहुत ज्यादा। और अपने आप को संकुचित मत कीजिए। अंत में यही कहूंगा, संकुचित बिल्कुल मत कीजिए। आप हिंदी को पढ़िए, आप हिंदी साहित्य को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आप अंग्रेजी को पढ़िए, अंग्रेजी साहित्य को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। जानवर अपने पूरे जीवन काल में एक भाषा पर तो बहुत शानदार कमांड रखता है। जानवर भी एक भाषा पर तो कमांड रखता है ना, जानवरों की अपनी साइन लैंग्वेज होती है, कुछ भी होती है, पर एक भाषा को वो भी जानते हैं। अब एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर एक इंसानी तौर पर भी हम भी अपने आप को संकुचित कर दे कि नाम में आपके ज्ञान को महत्ता दी जाती है, तो अब आप पे निर्भर करता है कि आपको एक छोटे समाज के लिए बनना है कि बड़े समाज के लिए अपने आप को एक्सपोजर देना है, तो वो आपके ऊपर है ना। और बाकी तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हो गई क्योंकि आपने BA लिया है, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मैंने जो एग्जाम निकाला है वो तो खैर अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो थोड़ा आगे की चीजें हैं, जब आप हायर एजुकेशन में आगे जाएंगे। लेकिन आपने UGC नेट JRF तो नहीं सुना? UGC सुना है? UGC क्या है? UGC नहीं है पता आपको अभी? चलिए कोई बात नहीं।
जैसे अभी आप सीबीएसई से निकल गए हैं या फिर उत्तराखंड बोर्ड से या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड से ऐसे निकल गए हैं, तो अब जो आप हायर एजुकेशन में उसकी सबसे बड़ी जो हमारा कमीशन है, जो हमारी पूरा व्यवस्था बनाता है, उसका नाम है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो हमारे सारे विश्वविद्यालयों को चलाता है, जो हमारा सुप्रीम है, वो प्रत्येक वर्ष में परीक्षाएं आयोजित कराता है स्टूडेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए। आगे की चीजें आप लेकिन उस परीक्षा की भी तैयारी करनी है, हर चाहे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो उस फील्ड की तैयारी कीजिए, लेकिन मेन बात यह है कि अपने हिंदी में बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ब्रॉड स्कोप है। हमारी दिक्कत यह है बताया नहीं जाता है। हम जिस दिन जेएनयू में एक दिन बिता देंगे या टेलीग्राम के जेएनयू के किसी एक ग्रुप से जुड़ जाएंगे, हमें पता चलेगा कि जिस सब्जेक्ट को हम इतने नेगलेक्ट रूप से देखते हैं वो कितना बड़ा संसार रखता है, साहित्य कितना बड़ा संसार रखता है। जब तक कोई शिक्षा आपको झंझोड़ नहीं देती ना, आपको पकड़ के आपका दिमाग नहीं घुमा देती, तब तक शिक्षा प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक वो शिक्षा आपको झंझोड़ ना दे, जब तक आपको लगना चाहिए कि यार ये मैंने क्या पढ़ दिया आज, मतलब आपको लग जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं जिंदगी में कितनी बड़ी चीज मिस कर देता। जब तक आपको अपने सब्जेक्ट से ये ना लगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मुझे बीएससी के दौरान साहित्य ने ऐसे झंझोड़ दिया था। दिनकर को सुना है? रामधारी सिंह दिनकर नाम सुना है? रामधारी सिंह दिनकर, बताइए कौन है रामधारी सिंह दिनकर? आप बताइए कौन है? आपको पता है? नाम सुना है? नहीं सुना। चलिए दिनकर का नाम किसने सुना है ये बताइए। आपने सुना? रामधारी सिंह दिनकर नाम तो सुना है 12th में। आपने सुना? हाँ। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि माने जाते हैं, बहुत शानदार साहित्यकार हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, ठीक। तो मैंने उस दौरान जब दिनकर को पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर को, और मेरा सजेशन है कि अगर आपने सुना है आप जरूर पढ़िए, खासकर रश्मि रचना तो जरूर पढ़िए। वो आपको पकड़ के आपका दिमाग को इस तरह से हिला डालेगी कि आपको ये सारी चीजें कि बेकार लगने लगेंगी कि मैं इसकी बातों में आ रहा हूँ, ये मुझे ये बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं। आपको पता लगेगा कि इंसानी दिमाग किस हद तक सोच सकता है, किस हद तक सोच सकता है, वो आपको साहित्य में ही पता लगेगा। ह्यूमन ब्रेन की सबसे एक्सट्रीम जो बाउंडेशंस हैं वो कहाँ पार होती है, वो आपको साहित्य में पता चल सकती है कि मानवीय दिमाग किस हदों को पार कर सकता है। बहुत ही ज्यादा बोलने के लिए कितना बोला जा सकता है, लेकिन आप छात्र हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप छात्रों को सजेशन दूंगा कि साहित्यकारों में दिनकर को अगर शुरू करेंगे सरल लैंग्वेज से, तो बहुत ही ज्यादा आपको इन्हीं संकीर्णताओं को आपने तोड़ना, बहुत आगे जाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ने की उम्र है, बहुत खूब पढ़िए, हर चीज को पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, राजनीति को पढ़िए, दर्शन को पढ़िए, तो बहुत आगे जाना है। और हिंदी में बहुत बहुत स्कोप है। हमें बताया जाता है कि आप पढ़ रहे होंगे एमए में कि कहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ्स में 2 दूना 4 2 3 6 नहीं पढ़ाया जाता हमेशा के लिए, वैसे ही भाई साहित्य में भी 1-2 बैलों की कथा, और ये हमेशा ये नहीं रहता। आप जब जाएंगे तो आप एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे कि आपको पूरा पूरा इतिहास पढ़ना है, सन याद करना है, रामचंद्र शुक्ल का पूरा इतिहास पढ़ना है, एग्जैक्ट इतिहास, हिस्ट्री पढ़नी है आपको। थर्ड सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज साइंस पढ़नी है, भाषा विज्ञान, कहाँ से सुना है यूजीसी क्या है? यूजीसी नहीं है पता आपको? चलिए कोई बात नहीं। जैसे अभी आप सीबीएसई से निकल गए हैं या फिर उत्तराखंड बोर्ड से या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड से ऐसे निकल गए हैं, तो अब जो आप हायर एजुकेशन में उसकी सबसे बड़ी जो हमारा कमीशन है, जो हमारी पूरा व्यवस्था बनाता है, उसका नाम है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो हमारे सारे विश्वविद्यालयों को चलाता है, जो हमारा सुप्रीम है, वो प्रत्येक वर्ष में परीक्षाएं आयोजित कराता है स्टूडेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए। आगे की चीजें आप लेकिन उस परीक्षा की भी तैयारी करनी है, हर चाहे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो उस फील्ड की तैयारी कीजिए, लेकिन मेन बात यह है कि अपने आप को तुलनात्मक रूप में कभी छोटा बड़ा मत कीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ और दूसरा वो कर रहा है तो शायद वो ज्यादा बड़ा होगा, मैं कर रहा हूँ। कुछ नहीं है ऐसा। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सब्जेक्ट का कोई हीन भावना हो या कुछ भी, कुछ नहीं होता है। यूजीसी 84 विषयों में 84 सब्जेक्ट्स में ये परीक्षा आयोजित कराता है। हमें ज्यादा से ज्यादा कितने सब्जेक्ट्स पता होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी और ये खींच के हम 15-20 बता सकते हैं। हम 20 से आगे के सब्जेक्ट्स ही नहीं सोच सकते कि वो सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में भी परीक्षा आयोजित होती है। इस वर्ष नया सब्जेक्ट जुड़ा है हिंदू स्टडीज। कोई सोच ही नहीं सकता कि हिंदू स्टडीज में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है। इस वर्ष से वो नया जुड़ा है। चीजें यही है कि 84 विषय तो एक
अनुदान आयोग अपने परीक्षा ही 84 विषय में आयोजित करा रहे हैं। तो ये दुनिया कितनी बड़ी है, समाज कितना बृहद है, और हम अपने विचार को कितने छोटी चीजों में लगा करके एक संकीर्ण मानसिकता में बना देते हैं। ये जरूरी नहीं है आपकी हायर एजुकेशन में आपको जाना है, आपको प्रोफेसर ही बनना है। आपका अपने जो ड्रीम होंगे, अपने सपने होंगे, किसी को ऑफिसर बनना है, किसी को आईएएस अधिकारी बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को अलग अलग फील्डों में, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो भी फील्ड है उसमें अपनी पूरी मेहनत को डालना जरूरी है। और क्योंकि मैंने हिंदी विषय से किया है तो मैं आपको ये तो जरूर बताऊंगा कि हिंदी क्या चीज है। मैं बीएससी पीसीएम से पास आउट हूँ ना कि मेरे बीएससी में बहुत खराब नंबर आए, मैं मर मर के बीएससी में पास हुआ। मेरे बहुत अच्छे नंबर से मैं बीएससी पीसीएम में पास हूँ। खासकर फिजिक्स में मेरे सीजीपीए 9 थी, ऑल ओवर 10 में से 9 मेरी एमएससी फिजिक्स से कर सकता था। मेरा प्रिय विषय भी फिजिक्स हमेशा लिखा, मैथ्स में भी कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मेरे बहुत खराब नंबर थे, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था तो मैं मरी हुई हालत में चले गया और मैंने हाथ जोड़े कि करवा दो कहीं मुझे हिंदी में दाखिला। कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। लेकिन उसके बाद क्यों मैंने वो हिंदी चुना, क्यों मैंने वो बड़ा स्टेप चुना, मेरी उपलब्धि ये नहीं कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। आप जब जानेंगे कि ये परीक्षा क्या होती है उसके बाद आपको मेहनत पता चल जाएगी। लेकिन बड़ी नंबर थे, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था तो मैं मरी हुई हालत में चले गया और मैंने हाथ जोड़े कि करवा दो कहीं मुझे हिंदी में दाखिला। कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। लेकिन उसके बाद क्यों मैंने वो हिंदी चुना, क्यों मैंने वो बड़ा स्टेप चुना, मेरी उपलब्धि ये नहीं कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। आप जब जानेंगे कि ये परीक्षा क्या होती है उसके बाद आपको मेहनत पता चल जाएगी। लेकिन बड़ी उपलब्धि नहीं, बड़ा स्टेप मेरा वो था जब मैंने बीएससी से हिंदी में आने का फैसला किया था। एक संकीर्ण मानसिकता वाले समाज में ये लगेगा कि मैं एक बहुत ऊपरी जगह जाने के रास्ते से भटक करके एक दूसरे रास्ते पर आ गया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे तो खैर जो भी हुआ, मेरे माँ बाप तक को, मेरे परिवार में, क्योंकि हमारा चौबट्टा खाल हमारा गांव है, हम यहाँ किराए पे आए थे कोटद्वार। अब तो खैर घर बन गया, लेकिन जब किराए पे आते, गांव का बच्चा जब भी कोटद्वार किराए पे आता है ये सोचा जाता है पढ़ने आया है, लड़का पढ़ने आया। लेकिन जब मैंने बीएससी के बाद एमए चुना तो गाँव तो छोड़ी, यहाँ भी ये स्थिति हो गई कि मैंने जहाँ भी जाते थे रिश्तेदार से लेकर सब कि लड़का भटक गया है तुम्हारा। ये स्थिति थी कि लड़का बिगड़ गया, कहाँ बीएससी पीसीएम से कर रहा था, अच्छा वो तो अच्छा था पढ़ने में, अब इसको क्या हो गया कि क्यों ले रहा है, ये स्थिति थी। और ये हकीकत है, सामना करना पड़ा। लेकिन मुझे पता था कि मैं उस संकीर्ण समाज के लिए नहीं बना हूं। वो संकीर्ण समाज को मजबूर होना होगा मेरे तरीके से ढलने के लिए, ना कि मुझे मजबूर होना है उसके तरीके से ढलने के लिए। इसलिए मैंने जब बीएससी पढ़ी तो ना उस समाज को फर्क पड़ा कि मैं फिजिक्स में इतने नंबर लाया, और जब मैं बीएससी पास करने के बाद जब मैंने एमए हिंदी से किया तब भी उसने जो बोलना था, समाज बोलता ही जाता है, हमेशा बोलता जाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उस सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करते हैं। मैंने हिंदी जब लिया बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, मानसिक रूप से भी, और एक नए सब्जेक्ट को लेना और साहित्य जैसे सब्जेक्ट को, इस सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम एक सब्जेक्ट को भी तोल देते हैं, जैसे समाज हमें तोलता है ना, हम सब्जेक्ट को तोल देते हैं कि यार मुझे इस सब्जेक्ट में ज्यादा वो करना है और मुझे इस सब्जेक्ट में थोड़ा कम चल जाएगा, इसमें काम कुछ नहीं चलेगा। आप यकीन मानिए आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन पास वालों को कोई नहीं पूछेगा। इस आज के कंपटीशन में आप पास हो जाएंगे, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, पास हो जाएंगे, हर विषय में पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक अगर दिमाग है तो ठीक है, वो तो मेरा अलग अपना रास्ता है, मैं तो अपना अलग रास्ता खुद चुनना है। और मैं ये बड़ा ही नहीं करूंगा कि ये इतनी कम सीट थी इसमें निकल गया, कुछ नहीं, वो तो अलग ईश्वर की कृपा थी। आपने अपना देखना है कि आप अपना किस तरह से बनाते हैं। और खासकर हिंदी में बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ब्रॉड स्कोप है। हमारी दिक्कत ये हमें बताया नहीं जाता है। हम जिस दिन जेएनयू में एक दिन बिता देंगे या टेलीग्राम पे जेएनयू के किसी एक ग्रुप से जुड़ जाएंगे, हमें पता चलेगा कि जिस सब्जेक्ट को हम इतने नेगलेक्ट रूप से देखते हैं वो कितना बड़ा संसार रखता है, साहित्य कितना बड़ा संसार रखता है। विज्ञान कहाँ से आ रही है, जो आवाज है, ये जो आवाज आ रही है कहाँ से आ रही है, तो कैसा हो रहा है, सब पूरा वाक्यतंत्र पढ़ना है आपको। ऐसा कुछ बहुत ब्रॉड चीजें हैं। आपको अरस्तु, प्लेटो, ये तो बताया नहीं जाता कि हिंदी में ये भी पढ़े जाते हैं। आपको पता लगेगा कि आपको अरस्तु को भी पढ़ना है, आपको प्लेटो को भी पढ़ना है, आपको वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, आपको इलियड पढ़ना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ना है, पढ़ना है, कितने को पढ़ना है, लेकिन बताया नहीं जाता। दिक्कत ये है, और जो बताया नहीं जाता हम मान लेते हैं कि ये होगा ही नहीं। अब हमें ये भी ना बताया जाए कि हवा है ही नहीं, तो हम मान लेंगे कि हवा है ही नहीं। जीवन वो तो चीजें तो है ना। इसीलिए मैं मेन बात ये है कि आप अपनी शिक्षा पे जोर दीजिए, समाज को बोलने दीजिए, प्रूफ करके दिखाइए कि वो समाज गलत है। मैंने प्रूफ करके दिखाया कि आज वो समाज में बोल रहा है वो गलत है। आप भी प्रूफ करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।